हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी डिफिनेशंस पढ़ ली है। लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है, ये सारे मटेरियल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेरी गुड। और हर सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, करेक्ट। अब अगर मुझे कोई ऐसा अप्लायंस बनाना है जिसके अंदर मुझे करंट रिक्वायरमेंट है, एक्स अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे वाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। अज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25 ओम, ठीक है। अभी 25 ओम तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए और तुम मार्केट में जाओगे कि भैया एक रेजिस्टर दे दो 25 ओम का। 25 ओम का रेजिस्टर मिलता ही नहीं है, 22 ओम का मिलता है बट 25 का नहीं मिलता है। तो वो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि ये 3-4 वैल्यू के रेजिस्टर ले जाओ और उससे कंबाइन करके 25 बना देना। कंबाइन मतलब क्या, है ना। तो हमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस में ऐसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टर की जरूरत पड़ती है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, है ना। मार्केट में 1 ओम अवेलेबल होता है, 10 ओम अवेलेबल होता है, पर 11 ओम अवेलेबल नहीं होता है। तो 11 ओम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास रेजिस्टर्स है ना, उनको कुछ कंबाइन करके, उनका कोई एक कनेक्शन कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश करके हमें वो 11 ओम बनाना पड़ेगा या वो 25 ओम बनाना पड़ेगा। तो हम रेजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो वी विल नाउ लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के। वी विल लर्न 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। गिव द टाइटल सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? जैसे आपने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया लिखा था ना बेटा, बुक दो ऑपोजिट पेजेस पे, इस तरीके से। यहां पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन लिखेंगे, यहां पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या? दिवाली लाइट्स पता है? दिवाली लाइट्स पता है ना। दिवाली लाइट्स को सीरीज लाइट्स भी बोलते हैं, है ना। शॉप में सीरीज लाइट्स भी बोलते हैं। तो इसका सीरीज का मतलब क्या? सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा ही होता है ना सीरीज का मतलब। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा। एक ही लाइन में, एक ही वायर में हम लोग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे वन आफ्टर अनदर। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ वी ड्रॉ इट, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये मेरा रेजिस्टर 1, ये मेरा रेजिस्टर 2, ये मेरा रेजिस्टर 3। So we are understanding the series combination for 3 resistors connected in series with each other. इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2 एंड इसको नाम दे देते हैं R3। क्लियर है? सीरीज रेजिस्टर जो है उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन में अटैच कर सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की कोई पोलैरिटी नहीं होती है। बट अगर कोई पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स है तो उनको सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो पहले कंपोनेंट का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे कंपोनेंट के नेगेटिव, उसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कंबाइन होता है। देखो यहाँ पे R1 जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल R2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लगा देंगे एक बैटरी के साथ।
having potential difference V and will connect a plug की और a push की. अगर मैंने सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस दिया V, तो सर्किट क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ है, मैंने स्विच ऑन कर रखी है, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. लेट्स से द करंट इज I. अब यहां पे क्योंकि हमने एक ही पाथ प्रोवाइड किया है, तो तीनों रेजिस्टर से करंट की वैल्यू जो पास हो रही है वो होगी सेम I. अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना? ओम्स लॉ पढ़ा है? पढ़ा है. क्या बोला था ओम ने? क्या? V अपॉन I हमेशा कांस्टेंट रहेगा. क्या बोला था ओम ने? अगर V अपॉन I हमेशा कांस्टेंट रहता है, और यहां पे देखो R1, R2 एंड R3, इन तीनों की वैल्यू कैसी है? अलग अलग है. अगर तीनों की वैल्यू अलग है तो V अपॉन I तीनों के लिए अलग अलग होगा. यस और नो? V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है ना. तो अगर सेम करंट पास हो रहा है, I सेम रहता है और R अलग अलग है, तो क्या अलग अलग होना चाहिए? एक और बार देखो, V इक्वल टू IR है. मैंने बोला कि तीनों तीन रेजिस्टर से R1, R2 और R3 से I सेम पास हो रहा है, बट ये तो चेंज है ना. R1, R2, R3 अलग है. तो कांस्टेंट इक्वल टू रहने के लिए अगर तुम्हारा राइट हैंड साइड चेंज हो रहा है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड भी चेंज होना चाहिए. यस और नो? IR1 will be different, IR2 will be different and IR3 will be different. So how will it be equal to V? तो इसी को समझते हुए यहां पे हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग एस्टैब्लिश हो जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. करेक्ट? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस, अक्रॉस ईच कंपोनेंट चेंजेस और गेट्स डिवाइडेड. ये किरचॉफ्स वोल्टेज रूल करके एक रूल है जो आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, उसके बेस पे है. ठीक है? कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग द कंपोनेंट्स. टोटल ये जो V है ये डिवाइड हो रहा है अमॉन्ग V1, V2 एंड V3. करेक्ट? समझ आ रहा है? तो यहां पे आप इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, लेट देयर बी 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 connected in series with each other and a battery of potential difference V is provided. Current I passes through the circuit. Potential difference V gets divided into V1, V2 and V3. जो आपने ड्रॉ किया है ना, वही सेम चीज आपको वर्ड्स में लिखनी है. ठीक है? कोशिश करो, लिखो. 3 रेजिस्टर है, बैटरी V है, करंट I पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, R1, R2, R3 के अक्रॉस रिस्पेक्टिवली. डन? ओके. अब यहां पे देखो बेटा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V जितना, और वो V डिवाइड हो रहा है इन V1, V2 एंड V3. तो अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस V की बात करनी है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3?
है ना, जितना बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ही डिवाइड हो गया तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस. सो दिस बिकम्स माय इक्वेशन 1. क्लियर है सबको? बाय ओम्स लॉ व्हाट डू आई नो? V इज इक्वल टू IR. अगर V इक्वल टू IR होता है तो V इक्विवेलेंट या V टोटल इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट या R टोटल होगा. तो V1 सिमिलरली, और क्या कह सकते हैं हम, सिमिलरली V1 इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा, IR1. V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2. V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3. Substitute all this. Substituting in equation 1. V इक्विवेलेंट को मैं लिख सकती हूं सीधा I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, I को कॉमन ले सकते हैं. देयरफॉर I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3. देयरफॉर I गेट्स कैंसल्ड हियर. तो इक्वेशन फाइनल क्या मिल गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द इक्वेशन for combination of 3 resistors connected in series. आया समझ में? एक छोटा सा स्पेशल केस, अगर इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R, है ना. N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर अप टू Rn. क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट लर्न करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेट्स ड्रॉ द सर्किट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल लाइंस पता है ना, पैरेलल लाइंस मतलब कैसी लाइंस, जो कभी ना मिले बट हमेशा साथ में चल सकती है ना. पैरेलल लाइंस आर द लाइंस हु विल नेवर मीट इन देयर एंटायर लाइफ टाइम बट कैन वॉक अलोंग फॉर देयर एंटायर लाइफ टाइम, है ना. सो पैरेलल लाइंस के जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन वेयर the resistors are connected such that similar terminals are joined together. Meaning what? यहां पे आप देखो, मैंने अगर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द बैटरी V जितना दिया है, करंट I पास हो रहा है, यहां से I पास होना चालू करता है, बट एट दिस पॉइंट, सी हियर, एट दिस पॉइंट हमने अलग अलग पाथ दे दिए हैं. जैसे कि आपको पता है वाटर पाइप में पानी आता है और अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 3-4 पाइप वहां पे कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा, पानी भी उन 3-4 पाइप्स में डिवाइड हो जाएगा. सेम हैपेंस विथ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो. सो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू द पाथ्स दैट आर प्रोवाइडेड. तो यहां तक I आ रहा था, फिर यहां से R1 के थ्रू पास होगा I1, R2 के थ्रू पास होगा I2 एंड R3 के थ्रू पास होगा I3.
3। यहां पे तीनों करंट फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे एंड आई पास होगा। पिछले केस में क्योंकि करंट सेम रहता था तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। अब इस केस में करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर्स will remain same equal to V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में या जो भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ओके, ये रूल है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि जंक्शन कभी भी ना करंट को ऐड कर सकता है ना ही करंट को सबट्रैक्ट कर सकता है। तो जितना करंट आ रहा है उतना करंट डिवाइड हो जाएगा आगे जो भी पाथ है उसमें। ठीक है, तो इसको जंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच मीट कर रही है। तो जितना करंट आ रहा है आई, उतना ही करंट चले जाएगा इन ऑल द पाथ, मतलब I1, I2 एंड I3। अगेन यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया है उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट R1, R2, R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर। When battery V is provided, current I1, I2 and I3 passes through R1, R2 and R3 respectively। ऐसा सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लो। ओके, लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था तो हमने क्या लिखा था? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वाज समेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। यहां पे क्या डिवाइड हो रहा है? तो यहां पे इक्वेशन क्या लिखूंगी मैं? बोलो। वेरी गुड। I is equal to I1 plus I2 plus I3। This becomes my equation 1। आगे क्या लिखेंगे? By Ohm's law V equal to IR। Therefore इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकती हूँ? I equivalent is equal to V upon R equivalent। Similarly I1 equal to V upon V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम रह रहा है ना, V डिवाइड ही नहीं हो रहा है। धीरज समझ आ रहा है बेटा? कंफ्यूज लग रहे हो? आया समझ में? ओके। V अपॉन I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। वेरी गुड। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो? I के बदले क्या रखेंगे? V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या होगा? V कॉमन निकलेगा तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कॉमन है, कैंसल आउट कर देंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। This is the final equation used to find out equivalent resistance in parallel combination। Again special condition। special condition होगी तो क्या करेंगे? If R1 equal to R2 equal to R3 equal to Rn, then R equivalent will be equal to R upon N। Correct? So this is how you find out the combination of resistors। Clear है?
तो अभी 11 ओम का रेजिस्टेंस बनाना हो मुझे, 10 ओम एंड 1 ओम है, तो कैसे लगाएंगे उनको? सीरीज में लगा देंगे, तो 10 + 1 हो जाएगा 11 ओम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सुनो। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा ना, जैसे 2, 3, 5 ऐसे 3 रेजिस्टर लिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 से बड़ा आएगा, है ना? ऑब्वियसली ना, 5 + 3 + 2 होगा तो बड़ा ही आएगा वो। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टर है ना, उससे भी कम आएगा। मतलब 2, 3, 5 ऐसा 3 रेजिस्टर लिया तो 2 से भी कम आएगा। तो इन दोनों ही वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। चलो, R1 की वैल्यू है, क्वेश्चन, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 5 ohm. पहला, सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्या हुआ वेदांत, कुछ प्रॉब्लम बेटा? R3। एंड दूसरा, पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फाइंड करो कितना आता है। RS is equal to 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm. Therefore, RS is equal to 10 ohm. बहुत बढ़िया। चलो, अभी पैरेलल 1/RP is equal to 1/2 plus 1/3 plus 1/5. थर्टी 1/RP, 30 LCM लेंगे तो 2, 15 plus 3, 10 plus 5, 6 divided by 30. Therefore, RP is equal to inverse of this 30/31 ohm. तो RP 0 point something आएगा, है ना? आया ना 2 से कम, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर। आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझ में सबको? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टर डिपेंड करेगा या रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का? तो पहला फैक्टर है, देखो रेजिस्टेंस ना, तुम लोग इसको समझो कि रेजिस्टेंस जो है ये ऑपोजिशन है करंट के लिए। ये करंट को बंद नहीं करेगा, सिर्फ अपोज करेगा। स्पीड बम्स होते हैं ना रास्ते पे, स्पीड बम्स होते हैं ना, क्या स्पीड बम देख के तुम रुक जाते हो? नहीं, पर स्लो डाउन हो जाते, है ना? सेम चीज जैसे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से रुक जाते हो? नहीं, पर स्लो डाउन हो जाते हो, राइट? तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि तुम्हारा जो फ्लो चल रहा था उस फ्लो में ऑपोजिशन मिलने को बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट? तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल l। लेंथ ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल l। तो how is resistance related to length of conductor? R is directly proportional to L। मतलब क्या, जितनी लेंथ इंक्रीज करोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करेक्ट? डायरेक्टली रिलेटेड मीनिंग, इफ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ लेंथ इंक्रीजेस
resistance also increases. तो लेंथ डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा लंबा रास्ता आपको चलना है उतने ज्यादा स्पीड बम्प्स आएंगे, तो उतना ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, है ना। तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. मतलब अगर मेरे पास ऐसा वायर है तो इस वायर को कट करेंगे तो दिस विल बी इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। If I have another wire, Rakib, if I have another wire which is like this, then its cross sectional area here will be this much. चलो, अगर ये A1 है, अगर ये A2 है, which is bigger? A2 is bigger. A2 is bigger than A1. तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? R2 will be less than R1. क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इफ एरिया इंक्रीजेस, इफ एरिया इंक्रीजेस तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एंड इफ एरिया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अभी आप देखो, हम हमेशा जब कंडक्टर की बात करेंगे ना तो हमेशा वायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वायर की। और वायर हमेशा सिलिंड्रिकल शेप का होता है। सिलिंड्रिकल शेप को जब भी कट करते हैं तो हमेशा सर्कल मिलता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में सर्कल मिलेगा। इसलिए एरिया के फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, है ना। आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द वायर। समझ आ रहा है? तो दिस इज हाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अभी कुछ रास्ते पे आपने देखा होगा हमेशा ट्रैफिक होता ही है ना, और कुछ रास्तों पे कभी भी ट्रैफिक होता ही नहीं है। ऐसे रास्ते ढूंढना मुश्किल है अब इंडिया में कि जहां पे कभी भी ट्रैफिक ना मिले, बट हाँ, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना। तो मटेरियल में भी ऐसा ही है। कुछ मटेरियल ऐसे है जिसमें भर भर के रेजिस्टेंस होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल होता ही नहीं है या नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल में दो टाइप के मटेरियल हम डिस्कस करेंगे। वन इज कंडक्टर्स, जिससे हम अंदर का वायर बनाते हैं। तो कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स कौन से हैं? कंडक्टर्स कौन से हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। हाँ, तो ये सारे जो कंडक्टर्स है इनमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एंड दूसरे टाइप के मटेरियल है इंसुलेटर्स, जो हम वायर के ऊपर एज अ कोटिंग चढ़ाते हैं। इंसुलेटर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, all these are insulators. wood, correct, they have very high resistance. कैसा resistance होता है उनका? very high resistance.
राइट। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दो ही मटेरियल डिस्कस करेंगे। अलॉयज जो है वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, हमको जैसी प्रॉपर्टीज चाहिए उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स से जो कंपोनेंट्स बनाते हैं हम, जैसे कि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, इन सब का फंक्शन में एक चीज जो कॉमन होती है वो ये होती है, दे विल एक्ट लाइक एन इंसुलेटर till they reach their knee voltage or breakdown voltage, and then they will act as they will act as insulator till we reach the breakdown voltage, and then they will act as a conductor. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर से बना हुआ कि जब तक उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे नहीं पहुंचाते, जैसे कि एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, कितना 0.7 वोल्ट, तो 0 वोल्ट पे तो कोई करंट पास नहीं होगा, 0.1 वोल्ट पे भी करंट पास नहीं होगा, 0.2 वोल्ट पे नो, 0.3 वोल्ट पे नहीं। जब तक उसको 0.7 वोल्ट नहीं मिलता तब तक वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा। तो तुमने 0.7 वोल्ट दिया तो तुरंत करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना, तुरंत वो ऐसा सीधा ऊपर ग्राफ बनेगा। एंड इसीलिए डायोड्स जो हैं, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V बढ़ा तो I बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे तुमने 0 से लेके 0.7 तक लेके गए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया पर करंट बढ़ा नहीं बढ़ा, है ना। तो डायोड्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, आया समझ में। सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, है ना, मोस्टली जो कंडक्टर्स होते हैं वही फॉलो करते हैं, आया समझ में। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम। लास्ट विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक बट टेम्परेचर, टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस। ऐसा कैसे, तो देखो, पहले इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, है ना, उसको तुमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अब वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं, तुम जब उसको हीट दोगे ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसके पास इनफ एनर्जी थी, है ना। अब तुमने उसको एनर्जी ड्रिंक पिला दिया, जैसे एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है ना, कूदता रहता थकता ही नहीं है, एक सोफा दूसरा सोफा, ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो अपने मजे में, तुमने उसको ऊपर से एनर्जी ड्रिंक पिला दिया, अभी वो घर में किसी को सोने नहीं देगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मूव कर ही रहा था, अपना काम कर रहा था अच्छे से, तुमने उसको हीट एनर्जी दे दी, मतलब उसके पास और ज्यादा एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से अब वो बहुत तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा, बट सारे ही इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि मैं बोल दूं सब लोग इधर से एक साथ बाहर निकलो, निकल पाएंगे सब, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, सब लोग टकराएंगे, स्टैम्पीड क्रिएट हो जाएगा। तो स्टैम्पीड क्रिएट होना मतलब तुम्हारा जो एक डायरेक्शन का फ्लो था उसका अटकना, yes or no? So when this flow will stop or this flow will slow down, it means resistance is created, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, इस मूवमेंट की वजह से दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, एंड व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर their motion to move forward will be opposed which creates resistance। आया समझ में सबको 100% श्योर। अभी रेजिस्टेंस का ना लॉजिक क्या है कि भाई वायर है, वायर में से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की बात ही कहां से आई, इजीली फ्लो हो जाओ ना। ये रेजिस्टेंस मतलब क्या, बीच में ऊपर खापड़ रास्ता है उसको वायर में। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, टेक्निकल समझो, इसका टेक्निक क्या है, देखो मूव कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर निकल चुका है, अकेला भटक रहा है दुनिया में, है ना। अब जब वो अकेला अकेला पास हो रहा होगा
उसको अपने आसपास, वायर तो एटम से बना हुआ है ना, सारे एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास दिखेंगे सारे एटम, वो अकेला, एटम अपने पूरे परिवार के साथ, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे, तो इसको अकेला फील होगा, इसको लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को कि काश मैं भी किसी परिवार का हिस्सा होता, है ना, एटम का हिस्सा होता, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेले अकेले फ्लो हो रहा था, वो अट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे एटम्स को देख के कि भाई मुझे भी उसका हिस्सा होना चाहिए था, पर मैं नहीं हूं, मैं तो अकेला जा रहा हूं। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ना उसको दूसरे एटम के साथ, अपने आजू बाजू जो एटम देख रहा है, उसकी वजह से वो अपना आगे जाना स्लो डाउन कर देता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब उसको जितना लंबा चलाओगे तुम, जितना लेंथ बढ़ाओगे उसके चलने की, उतना उसको अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। जा रहा है बेचारा, देखे जा रहे भरे पूरे परिवार, खुशहाल परिवार, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, देखते देखते चले जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, तो लेंथ से डायरेक्ट रिलेटेड। अभी एरिया, छोटी सी गली में पास होना है और एकदम अपने आजू बाजू अच्छे अच्छे परिवार को देख रहा है ना, बहुत छोटी सी जगह उसके पास होने के लिए, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर जगह बड़ी कर दी, मतलब है फैमिली पर थोड़े दूर है, ऐसा दूर से दिख रहे, तो ठीक है चलेगा, आसपास तो नहीं, है ना, तो एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पर एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आया समझ में सबको? अभी जिस मटेरियल में बहुत भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें एक दो अट्रैक्ट हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है कंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, है ना। बाकी के इंसुलेटर्स, इसमें होते ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, एक दो गया बेचारा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई और है भी नहीं जो अकेला है, मैं तो रियल में अकेला अकेला हूं, ऐसा, है ना। तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर और अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस। बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस we will calculate few questions. Read the question. Read the question. How much current will an electric bulb draw from a 220-volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? How much current will an electric heater coil draw from a 220-volt source if the resistance of heater coil is 100 ohm? वेरी गुड। तो कितना करंट खींचेंगे ये दोनों अप्लायंस, ये हमें ढूंढना है। लेट्स फाइंड इट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हम बल्ब लिख देते हैं एक साइड पे, करंट कितना ड्रॉ करेगा वो पूछा है, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, तो वोल्टेज देके रखा है 220 वोल्ट, if its resistance is 1200 ohm. Okay, these are the given things. A part of the question. B part of the question, what all things are given? Electric heater की बात हो रही है, and how much current I ढूंढना है, V देके रखा है 220 वोल्ट, R देके रखा है 100 ओम। कौन सी फॉर्मूला है? कौन सी फॉर्मूला है? बाय ओम्स लॉ, every time you use the equation you have to write by Ohm's law. इसको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, therefore I is equal to V upon R, which is equal to 220 divided by 1200। कितना आया? कितना आया? 0.183 एम्पियर। Next, by Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon R,
V is equal to 220 upon R is equal to 100. Therefore, I is equal to 2.2 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम था. रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा था उसमें से करंट कम गया, रेजिस्टेंस जिसका कम है उसमें से करंट ज्यादा जा रहा है. क्लियर सबको? 100%. Try to calculate this by yourself. Read the question. चलो गिवन चीजें कौन बताएगा? Yes, Dev, tell us. A little louder. क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है. ओके, हीटर इज गिवन. देन V is equal to 60 volt. I is equal to 4 ampere. V dash is equal to 120 volt. तो क्या ढूंढू? क्या I ढूंढना है. चलो, पहले केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दे के रखा है और दूसरी बार हमें पूछा है कि अगर मैं V को इतना चेंज कर रही हूं तो I कितना चेंज होगा. तो क्या डायरेक्ट रेशियो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 कर सकते हैं? क्यों नहीं कर ही सकते हैं ना. R तो कांस्टेंट है दोनों केस में, है ना. डायरेक्ट कर सकते हैं बट विल सॉल्व इट बाय द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ रेजिस्टेंस फाइंड करो. बाय ओम्स लॉ V is equal to IR. Therefore, R is equal to V upon I, which is equal to 60 upon 4. कितना आया? Therefore, R is equal to 15 ohm. अप्लाई दिस R हियर. क्यों? क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट रहता है. तो यहां पे अगेन बाय ओम्स लॉ V is equal to IR. Therefore, I is equal to V upon R, which is equal to 120 upon 15. I is equal to 8 ampere. As R is constant, R change नहीं हो रहा है, तो मैं V1 upon V2 या V1 upon V dash या V upon V dash is equal to I upon I dash ले सकती हूं. You can try calculating it with that method. देखो क्या आ रहा है. V upon V dash is equal to I upon I dash. सेम आ रहा है. ऑब्वियस सी बात है ना. V इक्वल टू IR फॉर्मूला है और R कांस्टेंट है तो सेम ही आएगा ना. So apply your knowledge in every numerical that you solve. This is how your textbook shows. But मुझे R फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना. इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि बाय ओम्स लॉ V is equal to IR होता है. Therefore V dash is equal to I dash R होगा. Therefore V फाइंड क्या करना है? I dash करना है ना. तो V dash upon V is equal to I dash R upon IR. RR gets cancelled. I dash is equal to V dash into I divided by V. तो कितना आ गया? V dash is 120 times 4 divided by 60. So every time you calculate a question, make sure that you also understand the logic behind it and try to do it in a easy manner. इसकी वजह से आप जब जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है ना. इमेजिन अ स्टूडेंट हु इज फाइंडिंग आर एंड देन फाइंडिंग आई एंड इमेजिन अ स्टूडेंट हु इज डायरेक्टली टेकिंग अ रेशियो, है ना. रेशियो लेने में इतना टाइम बच जाएगा कि आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मैन्युअली,
क्लियर है सबको? 100% श्योर? ओके, सो दिस इज वेयर वी विल कीप आवर क्लास, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।